नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर और आपसे ये कहा था कि नीति निर्देशक तत्व लगभग कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु बच जाते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमने सामान्य जानकारी ले ली थी और एक एक आर्टिकल को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। हेडिंग डालो सभी विद्यार्थी। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। लिखिएगा। नीति निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए एक अनुदेश है। विधायिका और कार्यपालिका कार्यपालिका के लिए एक अनुदेश, क्योंकि अनुदेश प्रपत्र की तरह काम करते हैं नहीं, अनुदेश है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक, इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। जनतंत्र की जगह पर आप लोकतंत्र भी लिख सकते हैं। जनतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना करना है। लिख लिया। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि ये जो नीति निर्देश तत्व है ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनका हनन होने पर हम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते या कोर्ट इनको लागू नहीं करवा सकता है। अर्थात सरकार इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे लिखो, ये न्यायोचित नहीं है। क्या लिखा है बहन जी? क्या लिखा बोलो तो करो। अच्छा, वाद योग्य नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा बोला करो। आप बोला, मैं रिपीट कर दूंगा। लिखा। अरे जब मैं लिखा रहा हूँ विशेषताओं, तो विशेषताओं लिखो ना इसको। ये न्यायोचित नहीं है या वाद योग्य नहीं है। इनका हनन होने पर, इनका हनन होने पर कोर्ट के द्वारा इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। कल आपके एग्जाम में सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देश तत्वों की विशेषता है, फिर क्या लिखोगे आप? वो तो आप तो कह दोगे हमने तो लिख रखा उधर। यहाँ की विशेषता में क्या लिखोगे आप? इसलिए लिखा रहा हूं। तो कोर्ट इनको लागू नहीं करवा सकता, अर्थात सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लिखो, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन नोट डाल के लिखो, नोट। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्गीकृत वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर, इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये 3 श्रेणियों के नाम लिख सकते हो आप, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है या नहीं है। ये 3 नाम याद रखना विद्यार्थी, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो ऐसे पेज के 3 पार्ट करके लिखोगे, कैसे लिखोगे? अलग अलग लिखा दूं? अलग अलग लिखा देता हूँ। आप 3 के नाम लिख लो पहले तो, 3 कौन कौन से सिद्धांत है, 3 किस प्रकार से कितनी 3 श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित कर रखा है, तीनों के नाम लिख लो, केवल नाम लिख लो, फिर एक एक को लिखा देता हूँ। हाँ से इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा घूम जाता है। मतलब नीति निर्देशक तत्वों का जब सवाल बनता है ना, वो कहता है मुझे तो पूरे नीति निर्देशक तत्व आते थे, आर्टिकल 35 भी आता था, 51 भी आता था, क्रमबद्ध तरीके से सारे भी आते थे, फिर भी सवाल कहाँ से आ गया। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लिख लिया ना, दशा और दिशा के आधार पर। लेकिन ये जो पार्ट किए हमने अलग अलग, ये ऐसा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर रखा है, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान इस विभाजन को लेकर मौन है। क्या ये बात सही है? संविधान इस विभाजन को लेकर मूक दर्शक है। हाँ, तो ऐसी शब्दावली आती है, मूक दर्शक, मौन। मौन का मतलब संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है इस बात को लेकर, ये संविधान मूल्य कित नहीं है। लिख लिया? अब सबसे पहले लिखो आप समाजवादी सिद्धांत। लिखिएगा, नीति निर्देशक तत्व लोकतांत्रिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। समाजवादी राज्य का खाका, खाका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट। खाका खींचते हैं। लिख लिया? लिखो, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। प्रदान नहीं होता, प्रदान होता है, देना, प्रदान करना है। लिख लिया? देखो, ये लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं, प्रशस्त करते हैं मतलब लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग खोलते हैं, कहने का मतलब ये है। लिख लिया? देखो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क, लिख लिया? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43A, 43A।
और 47। इन आर्टिकलों में आपको समाजवादी सिद्धांत की परिभाषा देखने को मिलेगी, मतलब इनके जो लक्षण है वो दिखाई देंगे आपको। कौन कौन से आर्टिकलों में? ये देखो, कई बार क्या होता है, आपको आर्टिकल देखिए ये भी पूछा जा सकता है ये कौन से सिद्धांत को परिलक्षित करता है। जैसे 3 सिद्धांत, कोई सा भी आर्टिकल दे दिया, जैसे आपको दे दिया बाई चांस 38 आर्टिकल, कौन सा दे दिया? अनुच्छेद 38 कौन से सिद्धांत से संबंधित है? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। जैसे आर्टिकल 40 आएगा तो किसमें जाएगा? गांधीवादी। मैंने आर्टिकल 40 को गांधी जी का आर्टिकल बताया था कि नहीं बताया था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारतीयों की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। और आर्टिकल 40 में पंचायत का गठन की बात कर रखी है, पंचायत राज के गठन की बात कर रखी है उसमें, ग्राम पंचायतों की। लिखो गांधी दूसरा सिद्धांत कौन सा है बताओ अब? गांधीवादी सिद्धांत लिखो। लिखिएगा, यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। इस पर आधारित है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। लिख लिया? देखो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं। 40, अनुच्छेद 40 लिख लिया? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43। अब आप कहोगे सर 43 तो आपने हमें कहाँ लिखाया है? तो एक आर्टिकल में 2 सिद्धांतों की बात नहीं हो सकती क्या? बस तो फिर 43 लिख लिया? देखो 43 बी, 43 बी लिख लिया? 46, अनुच्छेद 46 भी गांधी जी से संबंधित ही है। 43, 48, 43 और 48। अच्छा, इधर 47 भी आ गया ना? 47 भी इधर भी है, इधर भी है, दोनों जगह जाएगा। हम केवल आर्टिकल के आधार पर विभाजित नहीं कर सकते कि ये आर्टिकल उसमें चल जाएंगे, ये चल जाएंगे। हम ये कर रहे हैं कि गांधीवादी सिद्धांत के जो लक्षण परिलक्षित होते हैं हमें, वो कौन कौन से आर्टिकलों में दिखाई देते हैं, तो इन आर्टिकलों में दिखाई देते हैं। अब तीसरा लिखो, उदार बौद्धिक सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कौन सा है? उदार बौद्धिक सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है, इस सिद्धांत में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो उदारवादिता की विचारधारा। कौन सी विचारधारा? उदारवादिता, उदारवादिता विचारधारा वापस बोलना, क्या बना? सेंटेंस बना नहीं। उदारवादी विचारधारा से संबंधित होते हो, उदारवादी विचारधारा से संबंधित होता हो। देख लिया? आपसे पूछा जाए उदारवाद क्या है, लिबरलिज्म क्या है, बताओ। उदारवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म बोलते हैं। क्या है उदारवाद? नोट डालो। मैं इसी में तो लिखा रहा हूँ, मैंने कोई अलग से तो लिखा है अभी तक। उदारवादिता तो लिख लिया आपने, उदारवादिता विचारधारा, लेकिन उदारवादिता विचारधारा होती क्या है, उदारता क्या है, इसी को तो पढ़ रहे हैं हम। देखो, उदारवाद क्या है, नोट डाल के क्या लिखोगे? उदारवाद क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसे लिबरलिज्म।
देखो, वह विचारधारा है, ऐसे लिखो, उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील के अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। वापस बोलना, उदारवाद क्या है? उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। अब देखो, ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के लक्षण हमें कौन कौन से आर्टिकलों में दिखाई देते हैं, तो वो आर्टिकल लिख सकते हो आप। देखो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 48A, 49, 49 और 50 और 51 भी लिख लो। देखो, 44, 45, 48, 48A, 49 और 50 और 51, इन आर्टिकलों में उदारवाद से रिलेटेड जो सिद्धांत है वो दिखाई देते हैं। लिख लिया? ये हो गई क्या इसकी विशेषता है। किसकी? अगर कभी आपसे पूछे जाए या पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भाई नीति निर्देश तत्वों की विशेषता है क्या है, तो ये सारी विशेषताओं में आप इसके लिख सकते हो। ध्यान, प्री में तो ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते, मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। प्री तक तो नहीं है, मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, प्री लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जिन एग्जाम में मेंस होता है उनके प्री में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आरएस जैसा एग्जाम है तो उसका मेंस में ऐसा सवाल बन सकता है, सॉरी प्री में बन सकता है। तो यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसको भी प्री में सवाल बन सकता है। पर आप जैसे कोई पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें ये बन पाएगा। समझिए? देना उधर देना। अब लिखो विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। आलोचना का मतलब बुराई करनी है आपको, ज्यादा मत करना। पर नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। आलोचना में क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट देखो, इन्हें कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। देखो, इन्हें कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। लिख सकते हो ना इसके बारे में आलोचना करते हुए बिंदु, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है।
कैसे है? गैर न्यायोचित है, न्यायोचित नहीं है। कैसे है? गैर न्यायोचित है। तो न्यायोचित नहीं है, ये गैर न्यायोचित, बात तो एक ही है। देखो, न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित है, बात एक ही है। शब्दावलियां घुमा देते हैं कई बार। देखो, इसीलिए इन्हें केटी शाह ने अतिरेक क्रम कांडी बताया है। केटी शाह ने अतिरेक कर्मकांडी बताया है। बताया कि नहीं बताया? और आपको अगर विश्वास ना हो तो मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट लिखाए थे वहां पर, उन स्टेटमेंट को वापस वेरीफाई कर सकते हो, ये बात बोली थी उसने। देखो, दूसरी आलोचना करो। एक आलोचना तो ये ठीक है, दूसरी लिखो, ये तर्कहीन व्यवस्था है। इतने से तो कैसे हैं? तर्कहीन व्यवस्थान है। ऐसी व्यवस्था है ये? तर्कहीन व्यवस्था है। देखिएगा, नीति निर्देश तत्वों को इसी में दूसरे पॉइंट में लिखना है। ये तर्कहीन व्यवस्था है ना, इसी बिंदु को एनालिसिस करना है आपको, की व्याख्या करनी है। देखो, इनको तार्किक रूप से, इनको किनको, नीति निर्देश तत्वों को तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। तार्किकता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है, व्यवस्थित नहीं किया गया है। तो बताओ, व्यवस्थित तार्किकता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया, ये बुराई तो कर रहे हैं इसकी। भाई, नीति निर्देश तत्वों में क्या कमियां हैं, वही तो बताना चाह रहे हैं। आलोचक क्या करेंगे? इसकी आलोचना करेंगे, लेकिन आलोचना करेंगे तब उनको कुछ ना कुछ बोलना भी तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्रमबद्ध तरीके से इनको जो हम तर्क दे सकें, ऐसा उस तरीके से इनको व्यवस्थित तरीके से जमा नहीं रखा है। तो उन्होंने तर्क एक ये भी दिया है, देख लिया। एन श्रीनिवास का स्टेटमेंट निकालना, क्या कहा है एन श्रीनिवास ने? मिलेगा भी नहीं। अरे स्टार्टिंग में लिखाए थे, क्या लिखा है? वर्गीकृत किया है और नई तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो इस मतलब इस आलोचना करते हुए कि इसने जो श्रीनिवास ने क्या बात बोली वो लिख सकते हो आप, उसका स्टेटमेंट को यहाँ कॉपी कर सकते हो। तो लिखिएगा, इसलिए एन श्रीनिवास ने कहा कि व्यवस्थित तरीके से नहीं है, नहीं है, इसलिए एन श्रीनिवास ने कहा कि इन्हें इन्हें किन्हें, नीति निर्देश तत्वों को, इन्हें न तो उचित तरीके से, इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। न ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, इन नीति निर्देश तत्वों की दो आलोचना होगी। दो कौन कौन सी? एक तो कोई कानूनी शक्ति है इनके पास प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, तर्कहीन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तर्कहीन व्यवस्था है। और इनके एक एक स्टेटमेंट मैंने लिखा दिया, हालांकि हालांकि और भी ज्यादा स्टेटमेंट है इनके तो, लेकिन मैं एक एक लिखा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैंने सारे स्टेटमेंट आपको एक साथ लिखा दिए थे। तीसरी इसकी आलोचना लिख सकते हो कि नीति निर्देश तत्व रूढ़िवादी है। कैसे हैं? रूढ़िवादी है। देखो, नीति निर्देशक तत्व रूढ़िवादी है। नीति निर्देश तत्व रूढ़िवादी है। तो आ जाता, वो आएगी उठे, तो ध्यान रखना मैं जी ऊपर।
ठीक है, सारे विद्यार्थी थोड़ी थोड़ी चाय पी लो। दे दे उसको, दे दे, आयुष को दे दे, देगा। वो तो आई नहीं, उससे पहले ही बोल रहा है तो उसको दे दे। लिख लिया? कैसे है ये? सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा था? स्टेटमेंट निकालो। हाँ, और एक स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, तो ऐसा नहीं हो सकता। 19वीं सदी का इंग्लैंड का राजनीतिक दर्शन पर आधारित नहीं बताया, तो फिर तभी तो इसको रूढ़िवादी बताया है। देखिएगा, इसलिए सर आइवर जेनिंग ने कहा कि, इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये नीति निर्देशक तत्व 19वीं सदी के 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। लिख लिया? तो एक तो देखो कौन कौन सी आलोचना कर ली हमने इसकी, कि इनको कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, गैर न्यायोचित है, ठीक है, तर्कहीन व्यवस्थान है, इसका एक स्टेटमेंट भी लिखा दिया मैंने आपको, एन श्रीनिवास का, और रूढ़िवादी है। ये बात किसने बोली? सर आइवर जेनिंग्स ने बोली, इन्होंने भी आलोचना की इसकी। और एक चौथा आलोचक के रूप में हम ये लिख सकते हैं, और कौन सी आलोचना की जा सकती है, कि नीति निर्देशक तत्व कुछ भी नहीं है, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव का काम करने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो हम डायरेक्ट मूल अधिकार नहीं बोलकर ऐसे बोल देते हैं, इनकी वजह से संविधान में टकराव होता है, बोल सकते हैं। देखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों से संविधान में टकराव उत्पन्न, हाँ चौथा पॉइंट लिख लो ना, चौथा पॉइंट आ जाएगा ना। संविधान में टकराव होता है, संविधान में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर जैसे 2-5 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी कुछ लिखना हो अगर इसकी आलोचना करते हुए, तो अगर इतने बिंदु अपने पास होंगे तो 1-2 बिंदु अपने स्तर पे भी जोड़ के हम लिख सकते हैं। लेकिन एक तो ये पता नहीं, आलोचना आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना के संदर्भ में मतलब 50 शब्द लिखो, क्या लिखोगे? क्या लिखते हैं इससे पहले? कुछ भी लिख देते यूं? लिख लिया विद्यार्थियों? तो इसी के साथ ये नीति निर्देशक तत्व वाला जो पार्ट था वो मेरी तरफ से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद विद्यार्थी।